28 जुलाई 1914 यही वो दिन था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। पूरी दुनिया अलाइज और सेंट्रल पावर इन दो हिस्सों में बट चुकी थी और ये वॉर नॉन स्टॉप अगले 4 साल यानी 1918 तक चला था, जिसमें 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। इसी वॉर में सेंट्रल पावर्स अलायंस वाली जो कंट्रीज थी उनमें से एक कंट्री थी जर्मनी। अब ये बात कई लोगों को पता नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 1 में हिटलर भी शामिल था, लेकिन एज अ कुरियर बॉय। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हिटलर का ये काम था कि वो जर्मन आर्मी और हेडक्वार्टर्स के बीच में मैसेज ट्रांसफर करता था और ये काम पर्टिकुलरली हिटलर को ही सौंपने का एक रीजन ये था कि जब भी वो कोई मैसेज पहुंचाता था तो उसे सुनने वाले लोग हिटलर की बहुत तारीफ करते थे। लेकिन यही काम करते वक्त एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे हिटलर की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। 1918 ये वर्ल्ड वॉर 1 का आखिरी फेज था और इसी दौरान हिटलर को फ्रांस के एक छोटे से गांव में पोस्टिंग मिल जाती है और उसी वक्त वहां पर एक बहुत बड़ा अटैक होता है जिसमें वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसे अपनी एक आंख से कुछ दिखाई तक नहीं देता है, जिसके चलते वो किसी गलत डायरेक्शन में भागने लगता है और तभी उसके सामने एक ब्रिटिश सोल्जर आकर खड़ा हो जाता है, हेनरी टैंडी। अब देखा जाए तो ये हेनरी कोई मामूली सोल्जर नहीं था, वो एक बहुत ही ट्रेन्ड और स्किल्ड सोल्जर था। लेकिन जब उसने देखा कि हिटलर जो कि ऑलरेडी बहुत घायल हो पड़ा है और वो बिल्कुल निहत्था है, उसके पास कोई वेपन भी नहीं है, तो इसीलिए वो एक दुश्मन देश का सोल्जर होने के बावजूद भी हेनरी अपनी बंदूक पीछे कर लेता है और हिटलर को जिंदा छोड़ देता है। लेकिन हेनरी को क्या पता था कि वो आज जिसे एक मासूम समझकर छोड़ रहा है वो आगे चलकर लाखों मासूमों की गर्दनें उड़ाने वाला है। हेनरी की गोली से बचने के बाद हिटलर जैसे तैसे करके एक जर्मन हॉस्पिटल पहुंचता है। उसका हाल इतना बुरा हो चुका था कि एक गैस अटैक की वजह से उसकी एक आंख टेम्पररीली ब्लाइंड हो गई थी और उसका लेफ्ट शोल्डर इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था कि उसका वो हाथ पूरी जिंदगी भर कांपता रहा। उसी दौरान जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था उसे एक ऐसी खबर पता चलती है जिससे सुनकर वो लिटरली रो पड़ता है। वर्ल्ड वॉर 1 ऑफिशियली खत्म हो गया था और जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और जैसे ही ये बात हिटलर को पता चलती है तो वो हॉस्पिटल बेड पर ही रो पड़ता है। ये हार जर्मनी को इतनी महंगी पड़ गई थी कि इससे उनकी इकोनॉमी और आर्मी दोनों कोलैप्स हो गए थे और दूसरी तरफ उनके सिटीजन्स का मॉरल पूरी तरह से टूट चुका था। इस हार के बदले जर्मनी को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ये ट्रीटी हिटलर के डिक्टेटर बनने के पीछे का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है। इसे मैंने आगे बहुत ही इन डेप्थ जाकर एक्सप्लेन किया है, लेकिन अभी के लिए आप मोटा मोटा ये समझ लो कि ये ट्रीटी एक ऐसा अग्रीमेंट था जिसकी वजह से जर्मनी पर इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली बहुत ही स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिए गए थे, जिससे जर्मनी का हाल बद से बदतर हो गया था। इसी ट्रीटी की वजह से जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन भी हो गया था, जिससे वहां के लोगों को एक ब्रेड खरीदने के लिए सूटकेस भर भर के पैसे ले जाने पड़ रहे थे और इस सब से वहां के लोग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे और खास करके गवर्नमेंट से। उस वक्त जर्मनी में वेमार रिपब्लिक गवर्नमेंट सिस्टम चलता था और इस ट्रीटी ऑफ वर्साई के चलते जर्मनी का जो हाल हो चुका था उसके लिए जर्मन्स उनकी गवर्नमेंट को ब्लेम करने लगे। उन्हें लग रहा था कि उनकी करंट गवर्नमेंट बिल्कुल ही करप्ट और इनकम्पिटेंट है और इसीलिए हम लोग युद्ध भी हार गए और इसी की वजह से हमें ऐसी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटीज भी साइन करनी पड़ी। और इसी अनस्टेबिलिटी और आउटरीच के बीच इस कहानी में एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर। dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesem Jahr für dich eingesetzt habe, dass ich anständig। अब देखो हिटलर जो कि एक फॉर्मर सोल्जर था जिसने अपनी कंट्री को वॉर सिचुएशन में जी जान लगाकर सपोर्ट किया था और साथ ही वो एक करिश्मेटिक स्पीकर था जो अपनी स्पीच से किसी को भी इजीली मैनिपुलेट कर सकता था। Dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin। और ऊपर से जर्मनी की करंट गवर्नमेंट से वहां के लोग परेशान और बहुत गुस्सा थे, इसलिए कुल मिलाकर सारे ग्रह नक्षत्र हिटलर के पक्ष में आ गए और जर्मन्स को हिटलर के रूप में एक नया लीडर मिल गया। और देखते ही देखते हिटलर एक आम लीडर से सीधा जर्मनी जहां पर एक डेमोक्रेसी थी वहां का डिक्टेटर तानाशाह बन गया। तो फिर अब सवाल यह आता है कि हिटलर आखिर एक आम सोल्जर से उठकर सीधा डिक्टेटर कैसे बन गया। देखो 1920s में एंटोन ड्रेक्सलर नाम के एक लीडर ने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स नाम की एक पार्टी फॉर्म की थी, लेकिन आगे जब हिटलर की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई तो उसने इसी पार्टी को रिपैकेज करके उसे नाजी पार्टी नाम दे दिया और इसी पार्टी के अंडर हिटलर ने अपना एक मैनिफेस्टो लॉन्च किया जिसे वो 25 पॉइंट प्रोग्राम बोलता था। इस मैनिफेस्टो में हिटलर ने मोटा मोटा ये प्रोमिसेस किए थे कि वो जर्मनी को अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर निकालेगा। वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पर जो भी ह्यूमिलेटिंग पीस ट्रीटीज इंपोज की गई थी
उन सभी को कैंसिल कर देगा। लेकिन इसी मैनिफेस्टो में उसने ये भी मेंशन किया था कि जर्मनी में सिर्फ वही लोग रहेंगे जिनकी नसों में सिर्फ जर्मन बहता, यानी प्रॉपर जर्मन रेस के अलावा जो भी बाकी इमिग्रेंट्स थे उन्हें जर्मनी से बाहर किया जाएगा। और इसी मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल प्रॉमिस ये था कि जर्मनी का जो बुरा हाल हो पड़ा है उसके लिए जूइश रिलीजन के लोगों को ब्लेम करो। हिटलर ने अपने इस 25 पॉइंट्स मैनिफेस्टो के थ्रू जर्मन लोगों को यह प्रॉमिस किया था कि आई विल मेक जर्मनी ग्रेट अगेन, और हिटलर के इसी प्रॉमिस ने लोगों का दिल जीत लिया था। और उसी बीच 1923 में हिटलर एक बहुत बड़ा कांड कर देता है और उसके लिए उसे जेल में डाल दिया जाता है। वो क्या करता है कि उस वक्त की करंट गवर्नमेंट को गिराने के लिए एक बगावत करता है जिसे म्यूनिक पुच कहा जाता है। लेकिन उसका ये अटेम्प्ट फेल हो जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। और उसी दौरान जेल में बैठे बैठे वो अपनी मोस्ट फेमस बुक माइन काम्फ लिखता है, जिसका मतलब होता है माई स्ट्रगल, मेरा संघर्ष। इस बुक में वो अपनी आइडियोलॉजी, अपना फ्यूचर प्लान लिखता है और जेल से बाहर आने के बाद वो अपनी बिखरी हुई पार्टी को फिर से रीऑर्गेनाइज करके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन फिर आया 1929, ईयर ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। जर्मनी की इकोनॉमी ऑलरेडी वीक हो पड़ी थी और उसमें अब ग्रेट डिप्रेशन आ चुका था, जिससे उनका हाल जो पहले ही बुरा था वो अब और बुरा हो गया था। और इसी बात का हिटलर ने पूरा फायदा उठा लिया। उसने अपने स्पीचेस के थ्रू नाजी पार्टी को इस तरह से पोर्ट्रे किया कि अब बस वो नाजी पार्टी ही है जो जर्मनी को इस गरीबी से बाहर निकाल सकती है। अब प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त जर्मनी में किसी और की गवर्नमेंट थी और उस दौरान वहां का चांसलर कोई और था। हमारे यहाँ जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वैसे जर्मनी में चांसलर होता है। तो हिटलर को अगर पावर में आना है तो पहले तो उसे जर्मनी का चांसलर बनना जरूरी था। हालांकि 1932 तक आते आते हिटलर ने पार्लियामेंट में अपना सीट शेयर काफी बढ़ा लिया था और वो एक प्रोमिनेंट पोजीशन पर पहुंच चुका था। लेकिन फिर भी उसके पास मेजॉरिटी नहीं थी, इसलिए पावर तो किसी और के ही हाथ में थी। पॉल वॉन हिंडनबर्ग उस वक्त जर्मनी के प्रेसिडेंट थे और 1932 में उन्होंने फ्रांज वॉन पापेन नाम के एक मिनिस्टर को जर्मनी का चांसलर बना दिया था। लेकिन यही वॉन पापेन वो इंसान था जिसने अपने रिवेंज और एंगर के चलते एक ऐसा डिसीजन ले लिया जिसने हिटलर को मिस्टेकनली जर्मनी का तानाशाह बना दिया। तो हुआ क्या था कि वॉन पापेन से पहले ब्रूनिंग नाम का एक मिनिस्टर जर्मनी का चांसलर था, लेकिन वो जर्मनी के बिगड़े हुए हालातों को सुधार नहीं पा रहा था, इसलिए उसे हटाकर वॉन पापेन को चांसलर बना दिया गया। लेकिन ये वॉन पापेन भी कुछ खास काम नहीं कर रहा था और इस वजह से प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने उसे भी हटा दिया और वॉन शिलर को नया चांसलर बना दिया। इस वॉन शिलर ने वॉन पापेन और उनके बाकी मेंबर्स के साथ मिलकर कुछ ऐसे प्लान्स बनाए थे जिससे कि हिटलर की नाजी पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स में कभी कोई किसी का सगा हुआ है क्या? जहां पर पावर गेम आता है वहां पर पार्टी वार्टी कुछ नहीं होती है, वहां सिर्फ खुद की कुर्सी मैटर करती है। और इसी कुर्सी के लिए ये वॉन पापेन पागल था। उसने सोचा कि किसी तरह से अगर मैं कहीं से सपोर्ट गेन कर लूं और मेजॉरिटी लेकर आऊं तो मुझे चांसलर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और तब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन था एंड दैट वाज हिटलर। वॉन पापेन ने सीक्रेटली जाकर हिटलर के साथ कुछ मीटिंग्स कंडक्ट की और उसे सब कुछ बता दिया कि किस तरह से नाजी पार्टी को खत्म करने के लिए वॉन शिलर 4 दीवारों के अंदर बैठकर सीक्रेट मीटिंग्स कंडक्ट कर रहा है। और तभी वो हिटलर को एक ऑफर देता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं पर्सनली जाकर हिंडनबर्ग से बात करूंगा और तुम्हें जर्मनी का चांसलर बना दूंगा और बदले में मुझे बस वाइस चांसलर की सीट चाहिए। अब ये सब करने के पीछे का वॉन पापेन का मोटिव ये था कि वो और हिंडनबर्ग मिलकर हिटलर को पपेट चांसलर बना देंगे और रियल पावर इनडायरेक्टली इन्हीं के हाथों में रहेगी। और वैसे भी हिंडनबर्ग ने अपॉइंट किया हुआ कोई भी चांसलर ढंग से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहा था, इसलिए उन्हें अब एक नए चेहरे की जरूरत थी। एंड ही न्यू कि उसे एटलीस्ट उस मोमेंट में हिटलर से बेहतर कोई और मिल नहीं सकता है। वो हिटलर को सिर्फ उसकी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर हेट करते थे, लेकिन उन्हें लगा कि वैसे भी हम हिटलर को बस एक पपेट की तरह यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारे ही कंट्रोल में रहेगा। लेकिन वॉन पापेन और हिंडनबर्ग दोनों भी इस बात से अनजान थे कि वो जिसके साथ ये मैनिपुलेशन का गेम खेल रहे थे उसने मैनिपुलेशन में ऑलरेडी पीएचडी कर रखी थी। हिटलर ने बिना कोई निगोशिएट किए वॉन पापेन की कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया कि वो खुद चांसलर बनेगा और वॉन पापेन वाइस चांसलर रहेगा। फाइनली 30 जनवरी 1933 को हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया जाता है और वॉन पापेन को वाइस चांसलर। हिंडनबर्ग और वॉन पापेन को लग रहा था कि वो दोनों मिलकर हिटलर को कंट्रोल करेंगे, लेकिन सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर हिटलर पूरा का पूरा गेम ही पलट कर रख देता है। 27 फरवरी 1933 यानी हिटलर के चांसलर बनने के ठीक 1 महीने बाद जर्मनी के पार्लियामेंट में भयंकर आग लग जाती है और इस इंसिडेंट के लिए हिटलर सीधा अपने अपोनेंट्स को ब्लेम करता है और तुरंत इमरजेंसी पावर्स को अपने हाथ में लेकर एनेबलिंग एक्ट पास कर देता है, यानी एक ऐसा लॉ
जो उसे पार्लियामेंट से बिना कोई परमिशन लिए नए लॉज बनाने का पावर दे सकता था। और ये एक्ट कुछ और नहीं बल्कि एक तरह से डिक्टेटरशिप का लाइसेंस था। इस एक्ट को यूज करके हिटलर ने एक एक करके अपने सभी अपोनेंट्स को एलिमिनेट कर दिया और इवन वॉन पॉपेन को भी हटा दिया। आगे 1934 में हिंडनबर्ग की डेथ हो गई और उसके तुरंत बाद हिटलर ने खुद को फ्यूरर डिक्लेयर कर दिया, यानी जर्मनी का सुप्रीम लीडर या कह लो तानाशाह। और इस तरह जर्मनी जहां कभी लोकतंत्र हुआ करता था वहां अब तानाशाही का परचम लड़ चुका था।